हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज प्रशांत मिश्रा। साइंस की दुनिया में एक बहुत ही विशालकाय खोज हुआ है, बहुत न्यूनतम डिस्कवरी हुई है। डिस्कवरी ये हुई है कि न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का पहली बार मर्जर डिटेक्ट किया गया है। न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल आपस में मर्ज कर गए, ये ऐसा पहली बार डिटेक्ट किया गया है। तो इससे साइंस की दुनिया में क्या चेंज आने वाले हैं, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखना। तो ऐसा पहली बार हुआ है और एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में इसको मेंशन किया गया, इसको ट्यूसडे को पब्लिश किया गया है, न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के मर्जर को। न्यूट्रॉन स्टार क्या है बहुत लोग समझते होंगे, ब्लैक होल क्या है बहुत लोग समझते होंगे। जिनको नहीं पता, मैं इस टॉपिक में ही इनको ब्रीफ में बताऊंगा कि इन दोनों का मतलब क्या है। लीगो का नाम आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने। लीगो का मतलब होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, जो यूएसए में है और अन्य जगहों पे है। इसका एक ब्रांच इंडिया में भी है, लीगो इंडिया, और साथ साथ में एक विर्गो ऑब्जर्वेटरी है जो इटली में है। इन दोनों के ज्वाइंट कोलैबोरेशन ने मिलके ये जो मर्जर है उसको डिटेक्ट किया है। अगर मान लो एक बार डिटेक्शन का कुछ सिग्नल आ रहा है तो इसका मतलब कोई अब्स्ट्रैक्शन भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उन्हीं का मर्जर आओ। बट दो सेपरेट मर्जर डिटेक्ट किए गए सिर्फ 10 दिनों के अंतराल में, जिससे कि ये सामने निकल के आता है कि ये मर्जर जो है काफी हद तक सही है। तो पहला मर्जर कब डिटेक्ट किया गया? 5 जनवरी 2020 को किया गया। एक ब्लैक होल जो 6.5 टाइम्स मास ऑफ सन था। ब्लैक होल का मास कितना था? 6.5 टाइम मास ऑफ सन। और साथ साथ में न्यूट्रॉन स्टार का मास कितना था? न्यूट्रॉन स्टार का मास था 1.5 टाइम्स मास ऑफ आवर पेरेंट स्टार, मतलब सन। तो एक 6.5 टाइम, दूसरा 1.5 टाइम्स का मास का, ये दोनों क्या कर गए? कोलाइड कर गए, एक दूसरे में मर्ज कर गए। फिर क्या हुआ? 10 दिन के तुरंत बाद एक दूसरा ब्लैक होल और एक दूसरा न्यूट्रॉन स्टार। इस बार ब्लैक होल का मास कितना है? 10 टाइम्स मास ऑफ आवर सन। और साथ में न्यूट्रॉन स्टार का मास कितना है? 2 टाइम मास ऑफ आवर सन। ठीक है, ये दोनों का कोलिजन मर्जर डिटेक्ट किया गया। कुछ इस तरह से आप मर्जर देख सकते हो, कुछ इस तरह से मर्जर इनका टेक प्लेस होता है। अगर इसको बनाया जाए, इसको प्रोजेक्ट किया जाए, तो ये समझ लो ये जो येलो येलो है ये एक न्यूट्रॉन स्टार है जो रोटेट कर रहा है, और ये ब्लैक ब्लैक जो है ये ब्लैक होल में जाके क्या कर गया? मर्ज कर गया। अलग अलग पिक्चर इंटरनेट पे आ रही है, अलग अलग एजेंसी अलग अलग पिक्चर दे रही है। ब्लैक होल कुछ आप देखो तो ऐसा दिखेगा, काला, कुछ दिखेगा ही नहीं। बेसिकली ब्लैक होल ऐसा होता है। और ये रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार है जो रोटेट कर रहा है, ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? स्पाइरल में रोटेट कर रहा है, और रोटेट करते करते कहां जाके मर्ज कर गया? ब्लैक होल में जाके मर्ज कर गया। इसको ऑब्जर्व किसने किया? वही लीगो ऑब्जर्वेटरी और विर्गो ऑब्जर्वेटरी के कोलैबोरेशन ने ऑब्जर्व किया है। और वहां के जो एक टीम मेंबर है विवियन रेमंड, ये इसके बारे में बताते हैं कि पहले ब्लैक होल और ब्लैक होल का मर्जर क्या कर दिया गया है? ऑब्जर्व किया जा चुका है। न्यूट्रॉन स्टार और न्यूट्रॉन स्टार का मर्जर ऑब्जर्व किया जा चुका है। यह पहला ऐसा मौका है जिसमें ब्लैक होल का मर्जर न्यूट्रॉन स्टार के साथ डिटेक्ट किया गया है, जिससे हमारा जो डेंसेस्ट ऑब्जेक्ट का जो कंप्लीट पिक्चर है यूनिवर्स का, वो हमें मिल जाता है। ये चाहे तो न्यूट्रॉन स्टार बोलो या ब्लैक होल बोलो, ये दोनों ही यूनिवर्स में बहुत डेंस होते हैं। सबसे डेंस कौन है? सबसे डेंस ऑब्वियसली ब्लैक होल है। फिर उसके बाद क्या है? न्यूट्रॉन स्टार आता है। दोनों बहुत डेंस ऑब्जेक्ट होते हैं। इनके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगा। तो इस इंफॉर्मेशन से क्या फायदा होगा? विवियन रेमंड ऐसा बोलते हैं कि हमारी जो पहले से अंडरस्टैंडिंग है, इस इंफॉर्मेशन से, इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन से, वो अंडरस्टैंडिंग में कुछ चीजें, कुछ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। वो ऐसा कहते हैं कि वी हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड री राइट आवर थ्योरीज। मतलब कुछ थ्योरीज ऐसी होंगी जिनको री राइट करना पड़ेगा, और ये ऐसा वो खुशी से कह रहे थे। अब बात आती है ब्लैक होल के बारे में। आपको बता दूं, मैक्सिमम लोगों को ब्लैक होल के बारे में पता होगा। ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ब्लैक होल एक ऐसा यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट समझ लो जहां से लाइट भी स्केप ना हो सके। मतलब जैसे आप अर्थ है, अर्थ से कोई चीज फेंकते हो, पत्थर फेंकते हो, तो ऐसे ऊपर से गिर के वापस आ जाता है कि नहीं आ जाता? आ जाता है। तो लेकिन ब्लैक होल में ऐसा होगा, और जैसे यहाँ पे मान लो सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं,
तो ये हो सकता है अर्थ के ग्रेविटेशनल जोन से कहाँ चला जाए, बाहर चला जाए। बट ब्लैक होल से ऐसा है कि इवन लाइट भी इसके ग्रेविटेशनल जोन से बाहर नहीं जा पाती, तो बाहर की दुनिया में ब्लैक होल से कोई लाइट पहुंचेगी नहीं, तो ब्लैक होल दिखाई नहीं देगा, काला दिखाई देगा, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ब्लैक होल पड़ गया। इसका ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है ब्लैक होल का। फिर आता है न्यूट्रॉन स्टार, ब्लैक होल से थोड़ा छोटा होता है। तो न्यूट्रॉन स्टार कैसे बनता है, जब कोई स्टार अपने आखिरी टाइम पे पहुंच रहा होता है तो वह न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। तो आखिरी टाइम मतलब लास्ट फेज ऑफ इवोल्यूशन में पहुंच जाता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं कोलाइड कर जाते हैं, स्क्वीज कर जाते हैं, और स्क्वीज करके सारे न्यूट्रॉन ही बन जाते हैं, जिससे कि न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है। यह भी बहुत डेंस होता है। ऐसा बोला जाता है कि न्यूट्रॉन स्टार से एक चम्मच अगर आप मटेरियल निकाल लो तो उसका वेट कितना होगा, उसका वेट अराउंड 4 बिलियन टन होगा। अब समझो कि एक चम्मच टीस्पून मतलब जिसमें आप चाय निकालते हो, उस चम्मच में न्यूट्रॉन स्टार का थोड़ा सा मास निकाल लो तो उसका 4 बिलियन टन वेट हो जाएगा। तो कितना भारी न्यूट्रॉन स्टार होता है, कितना डेंस होता है। और ऐसा बोला जाता है कि अगर ये और डेंस होता गया और ग्रेविटी इसकी स्ट्रांग होती गई तो ये और श्रिंक करके और छोटा होके क्या बन जाएगा, ब्लैक होल बन जाएगा। तो ये ब्लैक होल और न्यूट्रॉन स्टार के बीच में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। और जो न्यूट्रॉन स्टार ऐसे पल्सर की तरह रोटेट कर रहे होते हैं, रोटेटिंग होते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पल्सर बोल देते हैं। ठीक है, अब ग्रेविटेशनल वेव के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं। ग्रेविटेशनल वेव क्या है, रिपल्स इन स्पेस टाइम, स्पेस और टाइम में रिपल। रिपल मतलब जैसे पानी में आप पत्थर फेंकते हो तो ऐसे रिपल्स क्रिएट होते हैं ना, वैसे ही ग्रेविटेशनल वेव्स स्पेस और टाइम में क्या है, रिपल क्रिएट करता है। और कैसे क्रिएट होता है, ये वायलेंट और एनर्जेटिक प्रोसेस जो यूनिवर्स में होते रहते हैं उससे क्रिएट होता है। वायलेंट और एनर्जेटिक प्रोसेस कौन से होते हैं, ऑब्वियसली अगर कोलिजन होगा, चाहे ब्लैक होल का ब्लैक होल से हो, या न्यूट्रॉन स्टार का न्यूट्रॉन स्टार से हो, या ब्लैक होल का न्यूट्रॉन स्टार से हो, तो ये क्या होगा, बहुत वायलेंट और एनर्जेटिक प्रोसेस होगा जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स इमर्ज होंगे। आप यहां देखो, ये रहा एक ब्लैक होल, ये रहा दूसरा ब्लैक होल, दोनों ब्लैक होल मर्ज हो गए। मर्ज होने के बाद से यहां इसमें रिपल क्रिएट हुआ, ये स्पेस टाइम में, जिसको हम लोगों ने क्या बोला, ग्रेविटेशनल वेव्स, जिसको हम लोग इंटरफेरोमीटर की मदद से क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। इन वेव्स को हम लोग इंटरफेरोमीटर की मदद से डिटेक्ट करते हैं, जिसमें से एक लीगो अपना ऑब्जर्वेटरी बनाया गया है, इंटरफेरोमेट्री ऑब्जर्वेटरी है, और बाकी दूसरा जो इसमें है। अब ये थ्योरी जो है ये कैसे यूजफुल है ये हम देख लेते हैं। तो थ्योरी ऑब्वियसली काफी यूजफुल रहने वाली है। एक न्यूट्रॉन स्टार का वेट कितना होता है, जनरली 1.4 से 2 टाइम्स ऑफ द सन के बराबर होता है, और ब्लैक होल का और ज्यादा होता है, 8 to 10 टाइम्स या और भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो पहले बात ये हो रही थी कि दोनों सेम लगभग मास हो, ब्लैक होल ये दोनों न्यूट्रॉन स्टार हो, तो कंपेरेबल मासेज वाले कोलाइड करते थे। लेकिन अभी जो है अनइक्वल मर्जर हुआ है, तो अनइक्वल मर्जर से कुछ नई चीजें क्रिएट होंगी, कुछ नई चीजें उभर के सामने आएंगी, जिससे कि ओरिजिन में इनके ओरिजिन कैसे हुआ, कैसे ये लोग फॉर्म हुए, इनके बारे में मोर इंफॉर्मेशन, मोर क्लैरिटी आएगी। और चीजें क्या होंगी, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में बात की हुआ है कि ये बहुत ही एक्सट्रीमली डेंस होता है, एक्सट्रीमली डेंस होगा, और अगर न्यूट्रॉन स्टार ऐसा रोटेट करे तो क्या होता है, उसको हम लोग पल्सर बोल देते हैं। तो पल्सर एक तरह से क्या करता है, रोटेट करता रहता है, और ये क्लॉक का काम करता है, मोस्ट प्रिसाइज क्लॉक इन द यूनिवर्स बोला जाता है। तो अब इनके मर्जर से फायदा क्या होगा, इनके मर्जर से फायदा ये होगा कि इनका वहां मर्जर हो रहा है, उसको डिटेक्ट किया गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे बहुत ज्यादा होगा, ग्रेविटी एक्सट्रीम ग्रेविटी होगा। तो एक्सट्रीम ग्रेविटी के अंदर के जो इफेक्ट है वो हमें देखने को मिलेंगे, उसको साइंटिस्ट क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। डिटेक्शन हुआ तो हुआ कैसे, अब डिटेक्शन कैसे मेड किया गया वो समझ लेते हैं। तो जब भी दो कोलिजन होगा यूनिवर्स में बड़ा बड़ा, तो उससे क्या होगा, उससे एनर्जी लॉस्ट होगी। एनर्जी लॉस्ट होगी तो वही एनर्जी क्या क्रिएट करेगी, रिपल क्रिएट करेगी। यहाँ पे देखो ये एनर्जी ही लॉस हुई है, जिससे क्या क्रिएट हो रहा है, रिपल क्रिएट हो रहा है। रिपल क्रिएट होगा तो क्या होगा, ये रिपल यूनिवर्स में खोता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। यूनिवर्स में और भी छोटे छोटे नॉइज रहेंगे,
अलग अलग कोलिजन के, अलग अलग घटनाओं के, तो इन नॉइज के साथ ये रिपल क्या कर जाएगा, मैच कर जाएगा। तो साइंटिस्ट यूज करते हैं मैच्ड फिल्टरिंग, फिल्टर करने वाला मेथड यूज करते हैं कि उनको ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो है, ये रिपल्स जो है, इनका डिटेक्शन हो जाए। तो आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसमें यूज होती है, कंपैरिजन वगैरह मेथड यूज होता है, जिसके वजह से ये मैच्ड फिल्टरिंग से ये वाला रिपल क्या किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। जैसे मान लो जो ग्रेविटेशनल वेव्स है उसको बोल दिया जाता है सिग्नल, और जो बाकी नॉइज पहले से यूनिवर्स में मौजूद है उसको बोल दिया जाता है नॉइज। जब मैच्ड फिल्टरिंग यूज होता है तो सिग्नल भी रहेगा और नॉइज भी मिलेगा, साइंटिस्टों को दोनों मिलेगा। बट जब सिग्नल टू नॉइज रेशियो, जिसको बोलते हैं SNR, इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाए, काफी ज्यादा, सिग्नल बहुत ज्यादा हो जाए, नॉइज मतलब इसकी वैल्यू 8 या 8 से ज्यादा हो जाए, ऐसा समझ लो, तो हम बोलेंगे एक इवेंट जो है वो डिटेक्ट कर लिया गया है, इवेंट इज डिटेक्टेड। ठीक है, तो इस केस में ऐसा ही हुआ, और एक बार नहीं बल्कि दोनों बार SNR की वैल्यू 8 या 8 से ज्यादा रही, मतलब ये सिग्नल बहुत स्ट्रांग है नॉइज से। और ऐसा एक जगह से नहीं हुआ, लीगो ऑब्जर्वेटरी कहाँ थी, USA में, तो लीगो ऑब्जर्वेटरी के साथ विर्गो ऑब्जर्वेटरी, दोनों जो हजारों किलोमीटर दूर है, अगर दोनों एक ही समय पे एक ही टाइप का सिग्नल दे रहे हैं, एक ही टाइप का SNR रिकॉर्ड हो रहा है, इसका मतलब जो ऑब्जर्वेशन क्या है वो बिल्कुल करेक्ट है, और हमें न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के कोलिजन का पुष्टि हो गया है। तो इस थ्योरी में इस लेक्चर में बस इतना ही। बाकी हमारे कोर्सेज आप जाके अप्लाई करो। अब अगर आप लेना चाहते हो तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जो नया चैनल है वनडे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, 20% डिस्काउंट आपको हर कोर्सेज में मिलेगा, बस आपको ये कूपन अप्लाई कर देना है। थैंक यू, जय हिंद।